आज की क्लास में हम बात करेंगे समविद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है समविद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो टॉपिक है, क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म है, गुणधर्म में हमने पढ़ा था यदि क्षेत्र रेखाएं समांतर हों और एक दूसरे से समान दूरी पर रखी हों तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की वैल्यू एक समान होती है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, क्षेत्र रेखाएं खींचने वाला हूँ समांतर और समान दूरी पर। देखिएगा, ये क्षेत्र रेखाएं समांतर भी हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इनके मध्य कहीं भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू देखेंगे तो वो एक जैसी ही प्राप्त होगी, एक समान ही प्राप्त होगी। और दिशा किधर होगी? क्षेत्र रेखाओं की दिशा में। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक द्विध्रुव रख देता हूँ। देखिए, ये मैं द्विध्रुव रख रहा हूँ। ये द्विध्रुव माइनस क्यू और ये हुआ प्लस क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको 2a से व्यक्त किया जाता है। ये किसकी दिशा हुई? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है ई, और विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर रखा मैंने? थीटा कोण पर द्विध्रुव को रख दिया। चूंकि विद्युत क्षेत्र में रखे हैं दोनों ही आवेश, माइनस क्यू भी किस में रखा है? विद्युत क्षेत्र में। प्लस क्यू भी कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस आवेश पर भी बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। ध्यान से देखिए, इस बल को मैं F1 नाम दे रहा हूं। बल का सूत्र हम कहाँ से लेंगे? E बराबर F/Q0 का एक फॉर्मूला था, और Q0 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा Q0 E बराबर F। यहाँ से मैं बल का वैल्यू निकालने वाला हूँ। आवेश Q0 था लेकिन अपना आवेश कितना है? प्लस Q है। तो बल क्या हो जाएगा? प्लस Q इंटू E। फिर मैं निकालूंगा माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, तो इसको मैं F2 से लिख देता हूँ। F2 बराबर, देखो आवेश कितना है? माइनस Q है, और विद्युत क्षेत्र समान ही रहता है, चाहे वो पहली स्थिति हो चाहे वो दूसरी हो। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र, सब जगह समान रहता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि परिणामी बल क्या होगा। अब अपन बात करेंगे परिणामी बल के बारे में। तो सब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। इससे पहले हम द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय दोनों पढ़ी हैं। अक्षीय और निरक्षीय, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर समान दिशा हो तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा हो तो घटा देते हैं। समान दिशा हो तो जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा हो तो घटा देते हैं। लेकिन वो वाली बात कब लागू होती है और कब नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई बिंदु है, इस पर इधर बल लगा और दूसरा बल इधर लगा, F1 और F2। ये दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, घट जाएंगे। लेकिन एक बल यहाँ लगा F2 और दूसरा बल यहाँ लगा F1, ये दोनों बल नहीं घटेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? ये बल भी विपरीत दिशा में है। देखो, एक इधर है दूसरा इधर है, ये बल एक इधर है दूसरा इधर है। ये वाले बल क्यों नहीं घटते हैं? उसके पीछे का कारण देखिए। आज हमें ज़रूरत पड़ी है, हम जानेंगे क्या कारण है। देखिए, बल विपरीत दिशा में होने के साथ साथ एक रेखा में भी होने चाहिए। ये वाले बल क्या है? संरेखीय बल है। ये क्या है? संरेखीय बल है, इसलिए ये घट जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, बल संरेखीय भी होने चाहिए। तो पीछे की बात बताओ, ये EB ऐसे थे कि नहीं थे? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में ये EB ऐसे एक ही रेखा में थे, इसलिए हमने उनको घटा दिया था, EB माइनस EA कर दिया था।
तो ध्यान दीजिएगा ये वाले जो बल हैं ये संरेख नहीं है एक रेखा में। देखो इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ तो दोनों की रेखा दूर दूर है, मिलते नहीं हैं आपस में, और जब नहीं मिलते हैं तो वो एक रेखा में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं हमारे बलों के बारे में। देखिए ये F1 बल क्या है, प्लस QE। तो यहाँ प्लस का चिन्ह बता रहा है कि F और E दोनों क्या हैं, समान दिशा में। तो मैं यहाँ दिशा समान है इसलिए मैं इधर कर देता हूँ, ये हुआ प्लस QE बल। उसके बाद ये वाला बल देखो F2 वाले में माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस चिन्ह से हमें क्या पता चलता है कि F2 और E दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। तो E इधर होगा तो F2 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा। ये हुआ बात। अब अपन बात करते हैं अपने मार्कर के बारे में। देखिए मार्कर को ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर है, ऊपर से इधर बल लगाओ और नीचे से इधर लगाओ, ऐसे विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो ये मार्कर क्या होगा, ऊपरी सिरे पर इधर बल लगे, निचले सिरे पर इधर बल लगे। ऐसा ही द्विध्रुव के साथ हो रहा है। देखो द्विध्रुव के ऊपर वाले सिरे पर इधर बल लग रहा है, नीचे वाले पर इधर बल लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो कोई भी छड़ होती है उसको ऊपर से इधर धक्का मारे, नीचे से इधर मारेंगे तो ये छड़ क्या करेगी, घूमने का प्रयास करेगी। तो यहाँ भी हमारा द्विध्रुव क्या करता है, घूमने का प्रयास करता है। तो ध्यान से देखिएगा क्यों घूम रहा है। अगर ये वाली छड़ है, इसके दोनों बल ऐसे आमने सामने होते, आमने सामने, बीचों बीच से ऐसे आमने सामने दोनों बल होते, एक इधर होता एक इधर होता, तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते, नष्ट कर देते। लेकिन दोनों बल एक ही तरफ होते, ऐसे होते तो नष्ट हो जाते। लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे होते हैं तो बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते। यानी ऐसे देखो दोनों स्थितियों में, यहाँ ये वाला जो बल है F और एक बल ये है, ये बल विपरीत दिशा में होने के साथ साथ एक रेखा में भी है, इसलिए ये तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपस में निरस्त हो जाएंगे दोनों बल। लेकिन ये वाले बल निरस्त नहीं होते, तो क्या करते हैं, ये दोनों बल मिलके क्या करते हैं, ये वाली जो छड़ है इसको घुमाने का प्रयत्न करते हैं। ये छड़ घूमने लगे जाती है, और घूमने लगने का मतलब क्या है कि बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो यही बात हम यहाँ लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे। ये वाले जो बल हैं F1 व F2 विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, परंतु संरेखीय बल नहीं है। संरेखीय का अर्थ है एक रेखा में नहीं है, संरेखीय बल नहीं है। और जब संरेखीय एक रेखा में नहीं होते, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो हमारी वस्तु क्या करती है, घूमने लग जाती है, रोटेट होती है। तो ये द्विध्रुव भी क्या होगा, घूमने लग जाएगा, और घूमने का अर्थ है बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, घूमने वाला बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, बल आघूर्ण का सूत्र होता है, दो जो बल लग रहे हैं अपने, ये दोनों बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में, इनमें से किसी एक बल का क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। क्या लिखना है, बल लिखना है। बल दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण लिख दो, और बलों के मध्य की लंबवत दूरी लिखनी है। बलों के मध्य की लंबवत दूरी लिखनी होती। बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टो से। बताइए बल का परिमाण लेना है इसमें, और इसमें सिर्फ आपको क्या लेना है, परिमाण लेना है। परिमाण कितना हुआ, QE। उसके बाद गुणा किससे करना है, लंबवत दूरी से गुणा करना है। लंबवत दूरी से गुणा करेंगे तो ध्यान से देखोगे ये वाली दूरी लंबवत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बल से दूसरे बल पर लंब डालेंगे। एक बल से क्या करेंगे, दूसरे बल पर लंब डालें। तो ये वाला बिंदु नाम दे रहा हूँ मैं, देखो इसको A नाम दे दिया, इसको
बी और इसको सी नाम दे दिया। तो दोनों के बीच लंबवत दूरी देखनी है। देखो एक बल ये है, दूसरा यहाँ है, दोनों को आगे पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक रेखा में नहीं आते हैं, दोनों एक रेखा में नहीं आते हैं। तो क्या करते हैं, एक से दूसरे पर लंब डाल देते हैं, ये वाली दूरी क्या हो जाती है, लंबवत दूरी हो जाती है। तो लंबवत दूरी क्या हुई, BC हो गई, QE गुणा BC लंबवत दूरी हो गई। क्या हुई, BC लंबवत दूरी। फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट में इसके जस्ट सामने सामने आपको एक बात ये हल करते हुए चलना है। ये जो त्रिभुज है ABC से, त्रिभुज ABC से, देखिए BC का मान क्या है आपको पता है, नहीं पता, लंबवत दूरी का मान नहीं पता, यानी ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। थीटा के सामने वाली भुजा निकालनी, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। पता कौन सी भुजा है, 90 के सामने वाली भुजा पता है, कर्ण पता है। तो बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हुआ, यहाँ BC लंब है और कर्ण क्या हुआ, AB कर्ण हो गया। निकालना कौन सा है, BC, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा हो जाएगा और BC बराबर हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। उसके बाद रखो QE और गुणा क्या हो गया 2a साइन थीटा। देखो Q को और 2a को, यहाँ किसको, Q और 2a को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q और 2a गुणा होके P बन जाएगा, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, टो का मान आ जाएगा PE साइन थीटा। यहाँ हम बात करेंगे कि बल आघूर्ण टो सदिश राशि होती है, द्विध्रुव आघूर्ण P भी सदिश होता है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होती है। तो टो पर भी क्या लगा देंगे, सदिश लगा देंगे, P भी सदिश और E भी सदिश। अब देखो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा आता है वज्र गुणा में। सदिशों के गुणा दो प्रकार के होते हैं, बिंदु गुणा और वज्र गुणा। तो वज्र गुणा क्रॉस वाले गुणा में क्या आता है, साइन आता है। तो यहाँ हम क्रॉस का गुणा लगा देंगे तो साइन यहाँ गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का सदिश रूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सदिश रूप। दूसरी बात यहाँ हमें ध्यान देने वाली है कि P की दिशा और E की दिशा दोनों के लंबवत घूर्णन होगा। देखिए E की दिशा किधर होती है, ये है। P की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, तो P की दिशा किधर है, इधर है। E की दिशा इधर है। इन दोनों के लंबवत क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ध्यान से समझिएगा कैसे होगी। ये वाली दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की। ये वाली दिशा किसकी है, द्विध्रुव आघूर्ण P की है, ये E की है। इन दोनों के लंबवत इधर क्या होगा, घूर्णन, यानी ये इसके चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। अब उसके बाद अपन कंडीशन नंबर 1 और 2 बात करेंगे। कंडीशन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे। देखिए ये वाला जो कोण है, ये अगर 0 होता, मतलब विद्युत क्षेत्र भी यूं है और द्विध्रुव को भी यूं ही रख देते। ऐसे विद्युत क्षेत्र है और इसी प्रकार से हम किसको रख देते, -q +q, ऐसे द्विध्रुव को रख देते। तो बताइए E की दिशा भी इधर और P की भी इधर ही हो गई, थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही बात यहाँ है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में थीटा क्या लिया हमने, 0 लिया, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, PE, और यहाँ साइन थीटा की जगह क्या रख दो, साइन 0 डिग्री रख दो। साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन 0 का मान, तो टो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। टो बराबर क्या आ गया, 0 मान आया है, यानी कि कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा। और जब बल आघूर्ण काम नहीं करेगा तो उसको क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा, इसलिए हमारा द्विध्रुव घूर्णन नहीं करेगा। इसको साम्य अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था भी बोल सकते हैं।
फिर दूसरी बात करेंगे अपन कंडीशन नंबर 2, स्थिति नंबर 2 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये विद्युत क्षेत्र यूं है, द्विध्रुव को ऐसे लंबवत रख देते तो थीटा बराबर कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। तो टो बराबर क्या आ जाता, पीई और साइन 90 डिग्री, पीई साइन 90 आ जाता। साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो बराबर क्या हो जाता, पीई। ये क्या है, टो का बला गुण का अधिकतम मान है।